हेलो। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और हमारे YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स रंजन। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल में आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और मैथ्स। तो अभी हम लोग सीरीज शुरू किए हुए हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, सिर्फ डिफिनेशन बेस्ड था कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, इस तरह के चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसको आप इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन यह है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। देखो, बहुत सारे जगहों पर आपको बोला जाएगा कि इस चैप्टर को इग्नोर कर दो, बहुत सारे जगहों पर, लेकिन याद रखना अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ आएगा, याद रखना। और फिजिक्स गया मतलब आपका सारा कुछ चला गया। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें जो सबसे पहला चीज जानना है वह है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले जानिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। भौतिक राशि क्या है। देखिए, हम यहां इंग्लिश में लिखेंगे, आप हिंदी में चाहो तो लिख लेना, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, है ना। लेकिन अब दोनों भाषा हम लिखेंगे तो समय काफी लंबा जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, आप अगर चाहो तो हिंदी में लिख लेना। बहुत ईजी है, सेम चीज को हिंदी में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखिए, जितनी भी राशियां हैं, है ना, जिसको कि मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, चाहे डायरेक्टली कर लें या इनडायरेक्टली कर लें, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई कोई बोलता है कि जो स्थान छेके, जो है ना, जो स्थान छेके जिसमें कुछ भार हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो बहुत सारा इसका डिफिनेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, है ना, बेसिक डिफिनेशन आप बोल सकते हैं इसका कि यही है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दोज क्वांटिटी यानी वह राशि, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी वैसी राशियां जिसको कि नापा जा सके। कैसे? विच दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, डायरेक्टली नाप लो आप, या फिर इनडायरेक्टली है ना। तो वैसी राशियां जिसको कि डायरेक्टली नापा जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली नापा जा सकता है, क्या कहलाएंगी? आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। है ना। तो वैसी राशियां जिसको कि या तो डायरेक्टली नापा जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली नापा जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन टेक स्पेस, जो जगह स्थान ले, है ना, जिसमें कुछ भार हो, वे सारे भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये एकदम आसान सा डिफिनेशन है इसमें, है ना। चलिए अब देखिए, मैंने हिंदी में लिखना, लिखिए कि वैसी राशियां जिसको या तो, है ना, डायरेक्ट नापा जा सके, है ना, या फिर इनडायरेक्टली नापा जा सके, उन्हीं को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। देखिए, एकदम आप इंग्लिश से मत भागिए, साइंस में पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम इंग्लिश आप छोड़ के भागिएगा तो जान लीजिए कि आप साइंस का पढ़ना कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाएगा। क्यों पढ़े पता ही नहीं चला, है ना। इससे बढ़िया कि थोड़ा तो आप अंग्रेजी जरूर पढ़िएगा। चलिए अब देखिए, हम बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया।
जिसको नापा जा सकता है ना, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलिए अब बात आती है कि यह दो तरह का होता है ना, ये कितने तरह का होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ये दो तरह का होता है। ये इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जिसका नाम है, पहला फिजिकल क्वांटिटी का नाम है क्या, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एकदम अभी हम एकदम 11th और 12th पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल का बनाएंगे, है ना। जैसे कि मैथ्स में आता है जी तेवानी का बुक, अभी आप पलट के देखिए, है ना। फिर एच.सी. वर्मा का हम लोग बनाएंगे, और रेंसी का और हार्वर्ड का एक बुक आता है फिजिक्स, वो बनाएंगे। तब एकदम बेसिक बात करेंगे, क्लास 11 12 आपका काम चल जाए, है ना, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, देखिए फंडामेंटल, है ना, यानी मूल राशि। मूल किसको बोलते हैं, रूट क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो किसी और पर डिपेंड ना करे, ऐसी राशियां जिसका मेजरमेंट किसी अन्य चीजों पर डिपेंड ना करे, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। जबकि डिराइव्ड मतलब होता है निष्कर्ष राशि, ये मतलब जो इस पर डिपेंड करे, फंडामेंटल राशि पर डिपेंड करे। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं, पहले लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, लिखेंगे द फिजिकल, है ना, द फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखे हैं द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, which measurement doesn't depend upon other quantities, उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी ऐसी राशियां जिसका मापन किसी अन्य राशियों, अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे हम लोग अगर मास को नापें, है ना, मास होता है ना, तो वो किसी द्रव्यमान, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मास को नापना है, वो किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता, इसलिए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। फिर जैसे लेंथ, है ना, टाइम, ये सारी राशियां क्या कहलाती हैं, ये सारी राशियां कहलाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडा मतलब मूल, मतलब ये किसी अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनको नापने के लिए आपको किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, उसको ही कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी। अच्छा, अब है कि ठीक है, ये तो हो गया। अब है कि डिराइव्ड क्वांटिटी फिर किसको बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव मतलब ये होता है किसी चीज पर निर्भर करना, है ना, यानी ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर करे, उन्हीं को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी।
है ना। तो लिखेंगे द क्वांटिटीज which of measurement depends upon, अच्छा, depends upon किस पर निर्भर करती हैं, दूसरे पर, दूसरी क्वांटिटी पर, यानी दी क्वांटिटीज विच ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज are called derived units। वही राशियां क्या कहलाती हैं, derived quantities। है ना, यानी ऐसी राशियां जिसका मेजरमेंट दूसरे राशियों पर निर्भर करे उसको ही कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। जैसे आप उदाहरण, जैसे अभी आप समझो इस बात को, जैसे स्पीड, है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू आप जानते होंगे कि डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, फिर देखिए ये दूसरे पर निर्भर किया ना, एक डिस्टेंस पर, एक टाइम पर, तो ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। आप जान लीजिए फिर एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब त्वरण अभी हम जानेंगे, थोड़ा आगे में पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन फिर क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, क्लास 9th में आपने पढ़ा, बाय टोटल चेंज। तो चेंज इन द वेलोसिटी, अब फिर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, फिर वो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस और टाइम पर। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड यूनिट्स है ना। फिर फोर्स होता है, बहुत सारी राशियां हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ही दूसरे पर डिपेंड करता है, इसलिए फोर्स भी दूसरे पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह की ही राशियों को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए शॉर्ट में इसको समझते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटी अभी हम बताए थे ना, है ना, किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर हिंदी लिखना है हिंदी लिख लो, अंग्रेजी अगर लिखना है तो अंग्रेजी लिख लो। क्या है भैया कि देखो फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं ना जिसको कि आप मेजर कर सको, है ना, चाहे वो आप डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट मेथड से करो, है ना। इसका दो पार्ट किए गए हैं, एकदम सिंपल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसका मेजरमेंट दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसका मेजरमेंट खुद ही होता है, अपने आप पर वो निर्भर करता है, यानी ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, etc। डिराइव्ड क्वांटिटी फिर किसको बोलेंगे, इसका अर्थ है वो दूसरे पर निर्भर करेगा, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, यानी जिसका मेजरमेंट किसी दूसरे पर निर्भर करे उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc, है ना। तो ये एकदम से बेसिक चीजें जान गए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। बढ़िया से पढ़ो, पूरा हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स पर मेरा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, मैथ्स भी आपको हम पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हम एक एक चीज़ समझाएं, है ना। ये सब तो चलो अभी थोड़ा इजी चीज़ है, जब डिफ़िकल्ट चीज़ आएंगे तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि अभी से जुड़ जाओ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो अब हम जानेंगे कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। इसका फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना, यानी मेथड ऑफ मेजरमेंट को जानेंगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट को जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। कर लिए, चलिए ठीक है।
कर लिए तो ठीक, नहीं तो आप पॉज करके कर लेना। देखो यार, हिंदी लिखना है तो एकदम आराम से, एकदम सोच के, एकदम हम बोल भी रहे हैं उसी को लिख लो। थोड़ा सोचोगे तो कर भी लोगे। और साइंस में हिंदी और अंग्रेजी जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अंग्रेजी है भी तो उसको कर लो। साइंस में हिंदी के साथ नहीं चलोगे, एकदम प्योर एकदम हिंदी मत बनना, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है। नंबर 2 टॉपिक है ना, मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसी चैप्टर में हम आपको, है ना, आगे जाके लेक्चर 3 या 4 में आपको बताना शुरू करेंगे कि कैलकुलस क्या है। अब आप सोचोगे कि कैलकुलस तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप क्यों पढ़ाओगे। अरे भाई, कैलकुलस नहीं जानोगे तो फिजिक्स नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा कि क्या लिख देता है dy dx या जो भी है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वो इंटीग्रेशन सांप जैसा जो आता है वो लिख देता है, क्या होता है, क्या प्रयोग होता है। ये आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसका मैथ फिजिक्स के साथ रिलेशन बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना, फिर वेक्टर हम पूरा इसी में पढ़ाएंगे, ताकि ये सब शुरुआती चीजें हैं और ये सब शुरू में ही आप पढ़ लेना होगा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर किए या स्किप किए, ठीक है, चाहे मेरे चैनल से आप पढ़ो ना पढ़ो, अगर आपने स्किप किया तो आप गए, आपका फिजिक्स गया। चलिए, तो हम पहले फिजिकल क्वांटिटी देखे थे, अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी फिजिकल क्वांटिटी को नापते कैसे हैं। चलिए देखिए, मेथड ऑफ मेजरमेंट, है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं, है ना, 2 चीज होता है। पहला, सबसे पहला जो चीज होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है यूनिट। तो सबसे पहला होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज इसको हम बोल दें एस से एन, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। चलिए अभी हम समझाते हैं। दूसरा होता है यूनिट। आज के वीडियो में हमारा सारा फोकस रहेगा यूनिट पर। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट, है ना। सपोज इसको हम दिखा देते हैं यू, क्लियर है। चलिए, तो एक क्वांटिटी को मेजर करने में 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना, एक यूनिट। देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आप दुकान जाते हैं, ठीक है, आप मांगते हैं क्या, तो 5 किलो चीनी दीजिए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 5 kg, है ना, 5 kg। तो देखिए, अगर आप सिर्फ 5 बोलिएगा तो क्या काम चल जाएगा। देखिए, यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं 10 मीटर। क्यों भाई, अगर ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है यूनिट, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है यूनिट, है ना। अगर आप समय की बात करते हैं तो बोलते हैं 20 सेकेंड। तो क्यों बोलते हैं भाई, ये हो गया 20 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया टाइम, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट। इसका मतलब है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा। तो 2 चीजें आप बोलेंगे तभी क्वांटिटी पता चलेगा। मान लिया जाए आप सिर्फ बोलते हैं 5 5 5 5 5, क्या पता लग जाए, क्या पता लग जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं ना। आप दुकान में बोलिएगा 5 तो क्या देगा वो बताइए, कुछ नहीं देगा। अगर आप केजी बोलते हैं तो वो कितना देगा, जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, केजी आलू कितना देगा भाई, तो दोनों ही बताएंगे तभी तो वो पूरा होगा, है ना। तो वही चीज है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में 2 चीजें आपको बतानी होंगी, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा एक यूनिट। अभी हम यूनिट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि यूनिट क्या है,
फिर यूनिट भी दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट एकदम सेम चलेगा क्वांटिटी की तरह, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर होता है एक डिराइव्ड यूनिट, है ना, तो एकदम सेम चलेगा। तो अब यहां हम क्या देख रहे हैं, एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना होगा, एक यूनिट बताना होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बातों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो मान लिया जाए एक क्वांटिटी है x, तो यहां पर ये क्या होगा, n इंटू यू। ये क्या है, ये है एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज x है, वो कुछ भी हो, है ना, चाहे वो कपड़ा आप ले रहे हैं या चीनी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिएगा और एक यूनिट, तो n इंटू यू, है ना, n इंटू यू। क्लियर है? तो यही है मेथड ऑफ मेजरमेंट। चलिए इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको निकाल के दिखाते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। चलिए समझ लिए मेथड मेजरमेंट में क्या होगा, एक आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलेंगे और एक यूनिट बोलेंगे। क्लियर? तो देखिए मान लिया जाए, है ना, एक x एक क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है जिसको हम दो तरह से ले रहे हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया यूनिट वन में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है x1, जबकि एक दूसरा है, वही सेम क्वांटिटी है, x ही है, जबकि एक दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है u2। जैसे अब आप समझ रहे होंगे, इस बात को समझ रहे हैं। देखिए जैसे आप समझिए, जैसे हम ले रहे हैं 1 kg चीनी, मान लिया जाए 1 kg चीनी, ठीक है, और इसी चीज को अगर ग्राम में बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे 1000 ग्राम बोलेंगे ना। तो देखिए यहां जैसे एक यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया 1, फिर यहाँ क्या हो गया, यूनिट में कितना हो गया केजी। अगर यहाँ बात किया जाए 1000, ये कितना हो गया ग्राम, नहीं हो गया, सेम राशि तो है, जो 1 केजी है उसी को 1000 ग्राम बोलते हैं, है ना। तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है, ये दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये निकलता है कि n1 और u1 इज इक्वल टू n2 u2, है ना। अब देखिए इसको आप ये हटाइए, इसका मतलब है कि ये निकला, है ना, इसका मतलब है कि n1 इंटू u2 एक यूनिट का, n2 इंटू u2 किसी दूसरे का, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, है ना, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है हम इस बात को क्या लिख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और ये दोनों कांस्टेंट कब होता है, समझिए, अगर आपने यूनिट बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, अगर न्यूमेरिकल बदला तो यूनिट वैल्यू बदल जाएगा। तो ये अगर आपने छोटा किया तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, तभी तो ये कांस्टेंट है। अब एक उदाहरण से समझ लेंगे इस बात को। इसका मतलब है कि n जो होगा वो क्या होगा, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा तो यूनिट बड़ा, लेकिन इसका अर्थ होता है ना, एन यू बराबर कांस्टेंट। तो हम इसी चीज को कैसे लिखते हैं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए यही समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां क्या है, यही आप समझ आएंगे। देखिए जैसे समझिए यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, मान लिया जिसको हम दिखाते हैं n1, इसको दिखा रहे हैं n2, ये जो है यूनिट, इसको हम दिखा रहे हैं u1, इसको दिखा रहे हैं u2। क्लियर है? देखिए अगर u1 बड़ा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 1। अगर u2 जैसे kg से तो छोटा यूनिट होता है ना ग्राम, तो ग्राम अगर u2 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है,
1000 है। इसका मतलब यही नहीं हो गया कि देखिए अगर केजी यूनिट में बड़ा होता है, ये केजी तो 1 ग्राम से बड़ा होता है, इतना तो पता होगा। तो ये बड़ा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, अगर ये छोटा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। यानी दोनों ही क्या है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नहीं लिख सकते हैं कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, है ना। जैसे भी कर लीजिए ये कहानी आता है ना। ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, यही तो कहानी है। जैसे, है ना, जैसे समझते हैं। चलिए देखिए, हम ले रहे हैं 2 किलोमीटर, है ना, एक यूनिट में। इसी चीज को क्या लिखते हैं, 2 × 1000 मीटर, यानी 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर आता है। देखिए तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में यहां समझिए, ये किलोमीटर है, आपको ही पता होगा कि किलोमीटर बहुत बड़ा क्वांटिटी यूनिट होता है एज कंपेयर टू मीटर। तो देखिए अगर ये बड़ा है ना, अगर ये बड़ा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 2। अगर ये छोटा है ना, इससे छोटा तो है ही, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बड़ा है। तो ऐसे ही चलता है, अगर यह बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो यही बड़ा है। तो यही होता है मेजरमेंट ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। अरे एक बड़ा दूसरा छोटा होता ही है ना यार। जैसे 1 kg और 1 kg को हम क्या लिखते हैं, 1000 ग्राम। तो kg तो बड़ा यूनिट है, तो kg बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो ग्राम अगर छोटा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। ऐसे ही तो काम चलता है। तो यही है मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है, यही है मेथड ऑफ मेजरमेंट। चलिए जरा सा इसका एक उदाहरण से इस बात को और एक समझते हैं, है ना। देखिए इसका प्रयोग ना, जब हम बताए कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसी का प्रयोग होता है किसमें, कन्वर्जन करने में, है ना। बाद में कन्वर्जन, बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिर डायमेंशनल, उससे भी होता है। देखिए एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया है, मान लिया जाए चलिए 2 kg को बदलना है, ठीक है। 2 kg को बदलना है किसमें, है ना, ग्राम में। इतना तो पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए कि kg बड़ा यूनिट होता है एज स्क्वायर एज कंपेयर टू ग्राम। क्लियर है। अब देखिए यहां लिखिए, तो हम क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म होता है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट कर देते हैं, है ना। इसका मतलब फिर क्या हो गया, ये दोनों चीजें एक ही है। भर लीजिए, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, तो nu इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो देखिए अब यहाँ से हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए एक यूनिट ये, तो दूसरा से ये हो गया। नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ये सेम क्वांटिटी के लिए। चलिए यहाँ क्या है, n1 का मान कितना दिया है, 2, यूनिट कितना दिया है, kg, है ना। n2 पता करना है, जबकि u2 कितना दिया है, ग्राम, है ना। अब देखिए ये कितना है, ग्राम। ये देखिए केजी और ग्राम का एक रिलेशन पता रखिए, तो आपको पता होगा कि ये 1000 ग्राम होता है ना, ये होता है। तो देखिए ग्राम ग्राम कट गया तो क्या निकला भैया, तो निकला 2000, है ना। तो n2 का वैल्यू कितना भराएगा, तो n2 निकला यहाँ पर 2000, यानी यहाँ से भराया 2000, यानी 2 kg जो होगा वो 2000 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चीज जिसका नाम है यूनिट्स। यूनिट्स को डिटेल में देखते हैं, और उसमें फिर देखेंगे 2 तरह का, एक होगा फंडामेंटल यूनिट, एक होगा डिराइव्ड यूनिट।
है ना। चलिए इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा, यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। इसको लिखा जाता है, अगर यहाँ इसको हटाना चाहते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाना चाहें, है ना, जैसे इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर याद रखिए, अगर जैसे ये है ना, अगर यहाँ से इस चीज को हटाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन कहलाता है, तो बराबर कर देते हैं और एक कांस्टेंट कर देते हैं, है ना ये। अब फिर ये क्या करते हैं, एन यू इज इक्वल टू वो कांस्टेंट, यही होता है कहानी। समझ में क्या आ गया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करना है तो एक क्या कीजिए, बराबर देखिए कांस्टेंट दीजिए, वेयर कीजिए कांस्टेंट ही है, तो एन यू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यानी एन यू हमेशा एक कांस्टेंट बना के रहता है। इसका मतलब ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चीज, क्या, तो यूनिट। चलिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी वाला समझ लीजिए। देखिए देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 1/u है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर ये इसको आपको खत्म करना है तो यहां क्या लिखाता है, बराबर कर दीजिए और एक कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ले लिए और यहां तब ले ले, यही नियम ही है। इसको खत्म करके ये करते हैं, बराबर के कांस्टेंट। अब ये वाला चीज यहां आ गया, यानी ये क्या निकला, एन यू इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। मतलब दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट बनाएगा, एक अचर राशि बनाएगा। क्लियर है बात। अगर मान लिया जाए कहीं आपने देखा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, अगर इसको आप बराबर करते हैं, फिर वही कहानी, तो आप यहाँ एक कांस्टेंट मान लीजिए k है, बराबर के इसकी जगह पर कांस्टेंट है ना, ये k कांस्टेंट हम ले रहे हैं, ये b, तो a/b ये यहाँ आ जाएगा, बट बाय में चले जाएगा, तो ये यानी इसका दोनों बाय कांस्टेंट में होगा। इस बात को समझ लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट। यूनिट को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तीसरा चीज है आज का हमारा टॉपिक का, वो है यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसका नाम ही है इस चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हो गया यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नापते हो ना दोस्त, तो क्या करते हो, किसी से कंपेयर करते हो। सोच के देखना, तुम बच्चे से ये चीज कर रहे हो। जैसे हम क्या करते हैं, 5 kg लेते हैं, है ना, 5 kg लेते हैं, कोई चीज ले ली, मान लीजिए चीनी लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 बैठा रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, केजी से। अगर हम लोग मान लिया जाए फिर इसी तरह 100 ग्राम लें, तो ग्राम से तुलना कर रहे हैं कि 1 ग्राम का 100 टाइम्स आप दीजिए, तो वहां कंपेयर ही होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं केजी, यूनिट, ये सब क्या है, ग्राम, ये सब क्या है, सेकेंड, ये सब क्या है, ये सब तो यूनिट है। इसी के कंपेयर में आप इसी का टाइम्स में कुछ मांगते हैं, तो इसी सब को यूनिट बोलते हैं, है ना। तो यूनिट का हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इट इज ए क्वांटिटी, इट इज a quantity which is used to compare other same physical quantity, other same physical quantity। यानी ये क्या है, एक क्वांटिटी है जिसका प्रयोग ही होता है किसी
है ना, दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करने में। अब सेम हम यहाँ क्यों लिखे भाई, तो सेम फिजिकल होगा ना, जैसे हम क्यों लिखे समझिए, जैसे मान लीजिए ये है ग्राम, है ना, तो अगर हम लिखते हैं 100 ग्राम मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए ये यूनिट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ग्राम का 100 टाइम्स आप दीजिए। अगर हम लिख दें वैसे ही 10 ग्राम, तो इसका मतलब है ग्राम का 10 टाइम्स दीजिए। अगर हम लिख दें कि ग्राम का, है ना, इतना दीजिए, है ना, तो ये हो गया 1000 टाइम्स दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली कंपेयर ही तो कर रहे हैं इससे, है ना, कंपेयर ही तो कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कोई चीज को हम वजन करते हैं, जैसे हम किसी चीज को वजन कर रहे हैं, ठीक है, तो वजन वाला चीज को वजन से ही ना तुलना कीजिएगा। तो वहां वजन में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम। वजन वाले में ऐसा थोड़े ना हम लोग बोल देते हैं कि मीटर। वजन अगर कर रहे हैं, जैसे 1 किलो हमको आलू लेना है, तो हम क्या बोलेंगे, 100 मीटर आलू दीजिए, नहीं ना, वहां ग्राम में ही जो वजन के लिए आता है, तो ये सब आता है वेट के लिए, तो यहाँ इसी से तुलना करते हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है उसी तरह का राशि जिससे कि उसका तुलना हो सके। जैसे चीनी को ग्राम में नापते हैं, तो अब चीनी का कितना भी मात्रा है तो ग्राम से हम उसका कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चीनी का हम मान लेते हैं, चीनी के लिए ग्राम यूज किए, तो क्या कपड़ा के लिए भी ग्राम होता है, नहीं ना, मीटर प्रयोग होता है, इसीलिए वहां अलग हो गया। तो सेम एक ही तरह का राशि होना चाहिए, तब वो तुलना करता है। क्लियर है। अब देखिए, तो यूनिट क्या है, किसी यूनिट सीधा सीधी हम यही बोलेंगे कि किसी एक दूसरे राशि से तुलना करने का एक क्या है, एक यूनिट है ना। किसी से तुलना तो करना ही पड़ेगा ना, बिना तुलना के तो आप कर नहीं सकते। किसी तुलना, जैसे 100 ग्राम तो ग्राम का 100 टाइम, 10 ग्राम, तो ये अगर मीटर में ही बात करें तो 10 मीटर, तो इसका मतलब है मीटर का 10 टाइम, 100 मीटर तो मीटर का ही 100 टाइम्स। तो किसी से तो तुलना आपको करना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको वो सामान देगा। चलिए अब देखिए, इसका यह भी तो है ना कि जैसे आप भारत में अगर लेते 1 केजी आलू, तो ऐसा थोड़े होगा कि यूएस में वो बदल जाएगा। जितना भार 1 केजी चीनी का यहाँ होगा ना, उतना यूएस में भी होगा। सारे देश, जितने भी देश है ना, सबों लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके 1 केजी भार, एक निश्चित भार को, देखिए आप किसको 1 केजी बोलिएगा। अब ऐसा थोड़े ना होता है कि आप दूसरे जगह पर माने अन्य दूसरे जगहों पर इसका मात्रा बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में 1 किलो चीनी है, वो जाके हम अगर अहमदाबाद में नापेंगे तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं होता ऐसा, कभी सोचे? क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुआ है कि इतना ही भार होना चाहिए, स्टैंडर्ड इतना ही भार है जिसको हम केजी बोलेंगे। उसी तरह मीटर का भी चलता है कि 1 मीटर अगर दिल्ली में है तो वही दिल्ली, अहमदाबाद में वही अमेरिका में, यूएस में, तो वो कहीं चेंज नहीं होता है ना। तो यही सब कहानी है। तो यूनिट, अब देखिए यूनिट तो जान गए कि ठीक है बेसिक क्वांटिटी है जिससे तुलना होता है। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है एकदम सेम, इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। देखिए ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो कुछ चीजें कमी अभी रह जाती हैं क्योंकि प्रैक्टिस का कमी है, ठीक है। चलिए थोड़ा समझना होगा। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट देखिए, फिर वही बात कि ऐसा यूनिट जो दूसरे, जिसका मेजरमेंट करने के लिए जो मेजर, जो जिस फिजिकल क्वांटिटी का कर रहा है, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का कर रहा है, उसके लिए उसको दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच इज यूज्ड एज फंडामेंटली, जो इकाई के रूप में पहले से ही प्रयोग होता है, ये किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए यानी ए यूनिट विच इज इंडिपेंडेंटली a unit which is independently used
टू a unit which is independently used to measure a physical quantity, यानी एक ऐसा यूनिट जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे और इसका मेजरमेंट करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, है ना। जैसे आपको समझ आ जाएगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं लेंथ फंडामेंटल यूनिट है, इसके लिए हम लोग मान लिया जाए मीटर, है ना, मीटर है, फिर ग्राम है ना, टाइम है ना। ये सब किसी अन्य चीजों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट, है ना, फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके लिए प्रत्येक के लिए एक एक यूनिट है, है ना, प्रत्येक के लिए क्या क्या है, यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कितना यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये है पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम है मास, इसका ना होता है मीटर। ये पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, यानी इसको नापने के लिए किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा हो गया लेंथ, इसको भी नापने के लिए किसी अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। तीसरा हो गया टाइम। चौथा हो गया, है ना, चौथा हो गया टेम्परेचर, है ना, ये किसी अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करता, इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और इसके लिए एक यूनिट रहता है जिसके लिए 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, एक SI/MN पढ़ेंगे और एक CGS पढ़ेंगे। फिर होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। फिर एक होता है मास ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में प्रयोग होता है मास ऑफ मैटर। एक और होता है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मास ऑफ मैटर, है ना। और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। समझ में आ गया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। अब इसको नापा जाता है मास को m से, लेंथ, मास को kg से, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, जबकि मास ऑफ मैटर को मोल से, MOLE, शॉर्ट में MOL लिखाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, जिसको A से लिखते हैं। तो ये सब है फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये सब है फंडामेंटल यूनिट्स जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी इनका मेजरमेंट किसी पर डिपेंड नहीं करता है।
उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्लियर है? तो 7 है, एक है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मास ऑफ मैटर और इलेक्ट्रिक करंट। मास ऑफ मैटर है केमिस्ट्री वाला, जिसमें मोल वोल का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं। क्लियर है? इसके अलावा दो और, है ना, इसके अलावा दो और सब फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। दो सब फंडामेंटल्स इसके अलावा होते हैं, दो, है ना, दो सब, है ना, दो टू सब फंडामेंटल यूनिट, दो सब फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एक जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं रेडियन, रेडियन इसका यूनिट होता है। दूसरा होता है सॉलिड, सॉलिड एंगल, जिसका होता है स्टेरेडियन। इसका होता है स्टेरेडियन। तो देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 7 यूनिट्स होते हैं, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। एक होता है मास, जिसको केजी, और दूसरा होता है लेंथ, जिसको मीटर में, टाइम को सेकेंड में। ये सिस्टम के अनुसार चेंज होता है, अभी हम पढ़ेंगे। और टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, मास ऑफ मैटर को मोल में, और इलेक्ट्रिक करंट को ये। इसके अलावा 2 सब फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं, जिसमें एक प्लेन एंगल है जिसको रेडियन बोलते हैं, दूसरा है सॉलिड एंगल जिसको स्टेरेडियन बोलते हैं। तो यही है फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आता है। यानी यह, इसका जो यूनिट होता है, ये किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इतना उतार लीजिए। चलिए उतार लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद रखिएगा, मास, लेंथ, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, मास ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी, 7, और 2 सब फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए अब होता है डिराइव्ड यूनिट्स। किसको बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स यानी द यूनिट ऑफ डिराइव्ड, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। देखिए, यानी ऐसा यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए प्रयोग हो उसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए प्रयोग हो उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो यूनिट्स 2 तरह के हो गए, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए है। फंडामेंटल क्वांटिटी फिर किसको बोलेंगे? जिसका मेजरमेंट किसी अन्य दूसरे चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स वह यूनिट्स है जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आता है। अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटियों को कहते हैं जिसका मेजरमेंट दूसरों पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, सॉरी, डिराइव्ड यूनिट्स में डिपेंड करता है ना। यानी डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, वो क्या है, विच इज यूज्ड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी ये ऐसा यूनिट्स है जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आता है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वैसी क्वांटिटी जो दूसरों, है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और उसका जो यूनिट होता है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए लेंथ है ना, सॉरी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं?
स्पीड इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है, एक मेजर है जो कि लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर, और सेकेंड टाइम के लिए सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए स्पीड जो है ये किस पर डिपेंड किया, लेंथ और टाइम पर, इसलिए स्पीड को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जबकि इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड है, जबकि मीटर किसके लिए था, लेंथ के लिए, सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए, ये मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है। चलिए और कुछ कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए जैसे एक्सेलरेशन ले लीजिए, एक्सेलरेशन होता है मास, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, अब चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज को दिखा रहा है, ये टाइम ले लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी बराबर फिर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, नीचे भी टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का क्या हो गया लेंथ, टाइम का क्या हो गया, टाइम का हो गया लेंथ, ये टाइम तो टाइम ही है ना, तो एल टी स्क्वायर हो गया, एल टी स्क्वायर हो गया। अब एल टी स्क्वायर अगर हम यूनिट इसका खोजने जाएंगे तो लेंथ का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, यानी इसका यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड क्या था, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट था, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट था। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं डिराइव्ड यूनिट का उदाहरण, है ना, एक और डिराइव्ड यूनिट्स का एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखते हैं जैसे फोर्स, फोर्स बराबर होता है, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सब बाद में पढ़ लीजिएगा, मास, है ना। अब ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बाय टाइम, और फिर देखिए वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम यहाँ से आपको मिला तो कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है मास, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम, नहीं हो गया। तो यहाँ देखिए मास, मास का क्या है, मास का यूनिट क्या होता है, मान लीजिए मास का होता है मान लीजिए केजी, ये डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर, टाइम का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स का जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड किया, केजी पर, मीटर पर और सेकेंड, यानी फंडामेंटल यूनिट्स पर किया, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल। तो इसी तरह के चीजों को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है ना। तो हम सिंपल बोल सकते हैं यूनिट क्या है, तो किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए जो बेसिक क्वांटिटी है उसी को यूनिट बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट फिर किसको बोलेंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका मेजर आप किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करता है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, है ना। जैसे लेंथ के लिए होता है ना, जैसे मास, लेंथ, ये सब का मेजरमेंट किसी दूसरे पर तो डिपेंड करता नहीं है ना, तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स किसको बोलते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आता है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, हम बता चुके थे कि वो इसका जो मेजरमेंट होगा वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, यानी फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर करेगा। हम कुछ उदाहरण से इसको समझाएं। चलिए अब हम लास्ट आज का टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए ऐसे तो जान लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या, यानी यूनिट्स की इकाई। सिस्टम मतलब अलग अलग देशों में जैसे कि हम यूनिट्स मेजरमेंट करते हैं ना, कभी हम लोग मेजर क्या करते हैं, केजीज करते हैं, कभी ग्राम से करते हैं, कभी मिलीग्राम से करते हैं। तो यूनिट किसको माना जाए, केजी को कि ग्राम को कि मीटर को, है ना, ये एक प्रश्न था। तो हर एक देश में अलग अलग होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर एक राज्य जिला में भी लोग जो पुराने लोग होंगे उनसे बात कीजिएगा तो देखिएगा वे लोग यूनिट अलग अलग बनाते हैं, है ना। कभी वो लोग देखिएगा जैसे हमारे तरफ है ना 40 केजी को एक मौन कहा जाता है, तो मान लिया है तो मान लिया है ना। तो ऐसे ही सब कुछ चलता है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में ना दो सिस्टम बहुत फेमस है जो सभी देश मानते हैं। एक होता है एसआई सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। दो सिस्टम हमको मेनली 12th में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। एक होता है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। दूसरा होता है एक एसआई, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम भी होता है जो इंग्लैंड में फ्रेंच में काफ़ी फेमस है, लेकिन हम दो ही जानेंगे। इसको बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, पूरा सिस्टम डी इंटरनेशनल आप शॉर्ट में याद रखिए, एसआई सिस्टम, इसको सीजीएस सिस्टम। बेसी बात है। इसमें देखिए कैसे चलेगा, इसमें चलेगा लेंथ के लिए इसमें चलता है मीटर, इस सिस्टम यानी मीटर को यूनिट माना गया है। फिर क्या है, मास के लिए इस सिस्टम में ग्राम यानी केजी माना केजी यानी ग्राम को नहीं लेना है, केजी को लिया गया है। फिर टाइम के लिए इस यूनिट में लिया गया है, टाइम के लिए सेकेंड, बस। यानी मास के लिए, लेंथ के लिए मीटर, है ना, मीटर, और केजी समझ रहे हैं किलोग्राम। टाइम के लिए सेकेंड लिया गया, यानी यहाँ सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मिलीमीटर नहीं चलेगा, आपको मीटर यूनिट मानना है। मास के लिए यहाँ केजी चलेगा, आपको ग्राम मिलीग्राम ये सब नहीं चलेगा। यहाँ सेकेंड चलेगा, यहाँ आवर नहीं चलेगा। सीजीएस सिस्टम जिसको नाम ही है सेंटीग्राम सिस्टम, सेंटीग्राम सिस्टम, इसका मतलब है कि लेंथ के लिए इस सिस्टम में क्या चलेगा, तो सेंटीमीटर को माना गया इसका यूनिट लेंथ के लिए। जबकि ग्राम मतलब मास के लिए, तो मास के लिए माना गया है ग्राम। जबकि है ना टाइम के लिए माना गया है सेकेंड। तो दो तरह का सिस्टम है, एक है एसआई सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम। लेंथ के लिए एसआई सिस्टम में मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड। जबकि सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्राम सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। बस, तो आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है। और थोड़ा ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब हम शुरू करेंगे है ना, थोड़ा 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम बेसिक एकदम से याद पढ़ेंगे कि क्या है डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस। फिर कैलकुलस का फिजिक्स में क्यों पढ़ाई होता है, क्या यूज होता है, वो सब पढ़ेंगे। फिर वेक्टर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पूरा फिजिक्स उसी पर डिपेंड करेगा। तो चैनल से जुड़ना, लाइक करना, शेयर करना। अब समझो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो अभी मेरा कुछ खास ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी नहीं है, जब समय मिलेगा वीडियो भी अपलोड करते हैं, है ना। तो कुछ कमी अगर रहा होगा तो थोड़ा दिन इग्नोर करना, फिर सुधार हो ही जाएगा। तब तक के लिए चलो फिर मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।